नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि आसमान से अमृत की बूंदें जब इस धरा पर आती है, खरीफ की फसलें भी खुशी से लहलहाती है। किसानों के हाथों की लकीरों का कमाल है ये, सूखी धरा भी अन्न के भंडार बन जाती है। जी हाँ, खरीफ का मौसम प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि बरसात के आगमन पर खरीफ की फसलों की पैदावार प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इस दौरान हमारे किसान बागवानों को बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। खरीफ फसलों का रखरखाव एवं प्रबंधन किस प्रकार हो, और विशेषकर इसमें जो खरपतवार को लेकर के समस्या आती है, उसका निदान सही तरीके से किस प्रकार होना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आमंत्रित है डॉक्टर अनिल चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपको डॉक्टर साहब का परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अनिल चौधरी जी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है, और जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पर इनका एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव और कह सकते हैं कि इनकी दक्षता भी उस क्षेत्र में, निपुणता भी अधिक है, और हम अपेक्षा करते हैं कि इनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वह हमारे सभी किसान बागवानों को लाभान्वित करेगी। डॉक्टर साहब, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। खरीफ का मौसम प्रारंभ है और खरीफ फसलों की बात हम करेंगे। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूँगा कि खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसा आपने शुरुआत की कि बरसात का मौसम आ गया है, तो बरसात में जो भी ये जो मौसम होता है, इसमें जो फसलें लगती हैं उनको खरीफ की फसलें बोलते हैं। खरीफ मतलब बारिश के मौसम वाली फसलें। तो अनाज की बात करें तो अनाज में मक्का है, धान है, और उसके अलावा हम लोग मिलेट्स लगाते हैं जिसमें कोदरा है, सांवा है, फिर ऊपर के एरिया में अमरंथस लगता है। और अगर दालों की बात करें तो राजमाश यहाँ की बड़ी प्रमुख फसल है। फिर उसके अलावा हम उर्द लगाते हैं, मूंग लगाते हैं, लोबिया लगता है, रौंगी लगती है, ये आपकी दलहनों में आ गई। मटर भी लगता है हाइट वाले एरियाज़ में, जो सर्दियों में भी लगता है। और उसके अलावा जो फसलें हैं सब्जियों में, आप लोगों का जो भी आप लोगों का घिया तोरी बरगिए है, खीरा है, टमाटर है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, ये आप लोगों की सब्जियों के, अदरक है, फिर आप लोगों की भिंडी हो गई, फिर उसके अलावा हल्दी है। ये आप लोगों के ये सब्जी वाले परिवार की फसलें जो हैं ये लगती हैं, और ये खरीफ के मौसम की फसलें हैं सारी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि खरीफ में मैं समझता हूँ कि अधिकांश फसलें लगती हैं, तभी कहते हैं कि कृषि बिना न जीवन्ति जीवः सर्वे प्रणश्यति तस्मात् कुर्यात् प्रयत्नेन कुर्यात् प्रयत्नेन गिवः सर्व संयुक्ता। कहते हैं कि उसमें जितने प्रयत्न किए जाएं, मैं समझता हूं, क्योंकि इतनी फसलों का पैदावार करना कृषि में हमारे किसान बागवानों द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं उसी का कहीं ना कहीं जो है हम परिणाम देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि खरीफ फसल में जो है खरपतवार को लेकर के बहुत समस्याएं आती है। डॉक्टर साहब, हम खरपतवार पर भी बात करेंगे। उससे पहले, क्योंकि देखिए किसी भी पैदावार के लिए कहते हैं कि जो भूमि होती है, वहाँ का जो जलवायु होता है, उसका अनुकूल होना बहुत ही लाजमी होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम खेतों को किस प्रकार तैयार करें, क्योंकि देखिए बरसात बहुतायत में होती है, उसकी जल निकासी भी सही प्रकार से होनी चाहिए। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी शुरुआत की है आपने सवालों की। सबसे पहले, क्योंकि खेती के लिए किसान जो बीज या जो खादें यूज़ करता है, उससे पहले जो सबसे पहले बात आती है वो मिट्टी की आती है। तो खेत को जो, चाहे कोई भी फसल लगाएं, चाहे मक्का लगाएं, धान लगाएं, सब्जियां लगाएं, दालें लगाएं, पहले तो आप लोगों को गर्मियों में, जैसे आप लोगों की जो रबी की फसल, सर्दी की फसल कटती है, उसके बाद आप 2-3 जुताइयाँ करें। और ख़ासकर जहाँ पर हम लोग सब्जियाँ जहाँ लगाते हैं या दालें लगाते हैं, वहाँ पर तो जब वो अप्रैल या मई महीना आता है, जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो खेत को 2-3 बार जोतें, ताकि उसमें जो बीमारियों के जो भी अवयव हैं
या फिर जो कीड़ों के जो अंडे होते हैं या उनके जो कहीं हाइबरनेशन में जो होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि खेत की मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाती है। और जैसे आप लोग बरसात की तरफ आते हैं बिजाई के समय, क्योंकि हमारी बरानी खेती होती है यहाँ पर, और जो बरसात में जैसे आपने बोला कि किसान बहुत यत्न करता है, तो वो उस बरसात में सबसे ज़्यादा अनाज की हम लोग पैदावार करते हैं, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। तो मिट्टी को जो है आपने 2-3 बार खेत को जोतना है और उसमें जो देसी खादें होती हैं, चाहे वो आप लोगों की गोबर की खाद है या बर्मी कंपोस्ट है, वो उसको जो भी अनुमोदन होता है या जितने भी फसलों के लिए अलग अलग अनुमोदन है उसके अनुसार जो है वो आप लोग मिट्टी में मिला दें। और एक और चीज़ है कि जैसे आप लोगों का बिजाई से पहले खेत को समतल भी कर लें, पाटा चला लें, ताकि बरानी खेतों में जब पहली बारिश होती है बरसात की, जिसको बतरी बारिश बोलते हैं, उसका पानी का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद आप लोग जो सूखा धान होता है या मक्का होती है या दालें जो होती है उसकी आप लोग बिजाई करते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, जब आप बिजाई कर देते हैं तो पानी का निकास जो मेड़ के साथ वाला जो एकदम से नीचे जो प्लॉट होता है उसके साथ आप लोगों को मेड़ें लगानी पड़ती है। फिर एक और, अगर आपका खेत लंबा है तो बीच बीच में चैनल्स दे के, ताकि पानी का जो है वो निकास होता रहे, क्योंकि जब बरसात आती है तो पानी भी खड़ा होता है। और क्योंकि बरानी खेती करते हैं ज़्यादातर हम लोग, तो सिंचाई की सुविधाएं हैं नहीं। अगर जिनके पास सिंचाई की सुविधा है तो जब आप खेत तैयार कर रहे होते हैं और जो बिजाई करते हैं तो आप लोग नमी का ज़रूर ख्याल रखें। बारिश हुई है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास जल का कुछ प्रबंध है, इरिगेशन का प्रबंध है, चाहे पाइपों के थ्रू है या फ्लड इरिगेशन के थ्रू है, ये जो निचले या मध्य जो क्षेत्र हमारे वहाँ पर इरिगेशन हैं कुछ एरियाज़ में, तो वहाँ चैनल से जो है वो आप लोग इरिगेशन करें, बिजाई करें, और उसके बाद आप लोग बरसात के लिए जो है वो निकास के लिए भी चैनल्स के लिए तैयारी कर लें शुरू में ही। डॉक्टर साहब, जब हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं और इसको हम भौगोलिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, निम्नतम क्षेत्र और समतल क्षेत्र। आपने देखा हो कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानदार खेत भी होते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार, क्योंकि वहाँ तो जल निकासी का मैं समझता हूँ कि जब ढलानदार होगा तो स्वयं जो है जल की निकासी जो है सही रूप में होगी, तो उसकी तैयारी भी जैसे समतल है या ऊपरी क्षेत्र है वो एक तरीके से होनी चाहिए। नहीं, हर जगह हमें निकास के लिए चैनल्स बनाए, चाहे वो समतल एरिया हैं चाहे वो ऊपरी क्षेत्र हैं, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है बरसात, क्योंकि भारी बरसात होती है, हम लोग निचले मध्य और ऊपरी क्षेत्र में देखें सारे हमारे हिमाचल वाले क्षेत्रों में बहुत बारिश होती है। और क्या होता है कि खासकर जहाँ ढलानदार थे तो वहाँ पर निकास का और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चैनल्स नहीं लगाएंगे तो आपने, क्योंकि उसमें गोबर भी डाला होता है और आपकी उपजाऊ मिट्टी भी होती है, तो पानी के बहाव के साथ वो बह जाती है। और कई जगह अगर आप समतल खेत नहीं रखेंगे या उसकी लेबलिंग नहीं करेंगे, चैनल्स नहीं बनाएंगे, तो पानी खड़ा रहता है। और अगर आप चैनल्स नहीं बनाएंगे तो सीढ़ीदार खेत होते हैं, खासकर ऊपरी क्षेत्र जो होते हैं, तो वहाँ पर उनके जो है वो ढहने के भी खेत, ढहने का भी और पानी के जो है वो खड़े होने की समस्या रहती है और फसलों को नुकसान होता है। तो चैनलाइजेशन, ड्रेनेजेस के लिए जो स्पेशल चैनल्स होती हैं उनका बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसका खास ध्यान जो सीढ़ीदार खेत होता है उसमें ज़्यादा रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब देखिए, रख रखाव और जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें प्रारंभिक भूमि से लेकर के उसके बीजों के चयन से लेकर निराई गुड़ाई से लेकर के और भंडारण तक बहुत से चरण आते हैं। लेकिन जो आज बरसात में जो हम अधिकांश जो ये समस्या देखते हैं वो है खरपतवार को लेकर के। और जैसा कि आपने बताया कि विभिन्न प्रकार की फसलें होती है, चाहे वो दलहनी फसलें हो गई, चाहे सब्जियों को लेके बात होगी, चाहे बागवानी के क्षेत्र में बात हो गई, चाहे मक्का को लेके, धान को लेकर के, तो खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन से खरपतवार, क्योंकि बरसात में एक तो बहुतायत में वर्षा होती है और दूसरे तापमान अनुकूल होने के कारण इसकी पैदावार एकदम बढ़ती है, तो थोड़ा सा आप खरपतवारों के बताइए कि कौन कौन से खरपतवार होते हैं। मोटे तौर पे खरपतवार तो बहुत तरह के, मैं मोटी बात करूंगा किसानों को। एक तो नुकीली पत्ती वाले जो घास होते हैं, खासकर सेजेस भी आ गई उसमें, तो ये जो नुकीली पत्ते घास वर्गीय होते हैं, एक तो ये परिवार होता है, और दूसरा चौड़ी पत्ते वाले जैसे पंचफुल्ली है आप लोगों की, आप लोगों का एक जो पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास बोलते हैं जिसको, फिर उसके अलावा आप लोगों के दूसरे चौड़ी पत्ती वाले जो ग्रासेस होते हैं वो दो तरह के वर्गीय होते हैं। और स्पीशीज़ हिमाचल में लगभग कोई 35-40 स्पीशीज़ जो हैं, इन दोनों की जो हैं वो डोमिनेंट है, और इनका जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग है, उनके लिए जो केमिकल स्प्रेज होते हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन
किसान जो है, पहली बात तो है कि जब मैंने शुरू में बताया कि जब हम लोग निराई शुरू में अगर 2-3 हल दे दें और अगर थोड़ी बहुत नमी है और उस टाइम हम लोग कोशिश करें कि खेत को एक बार फिर जोत लें, तो उससे जो हमारा सीड बैंक जो होता है, चाहे वो नुकीली पत्ती वाले जो घास वर्गीय हैं या चौड़ी पत्ती वाले जो हैं, उन सब का जो है वो जो ऊपर का जो सीड बैंक होता है जो 8-10 या 15 सेंटीमीटर तक का उपका, वो ख़त्म हो जाता है। तो आधे बीजों का सीड बैंक तो शुरू में ही ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा हम लोग अगर निराई गुड़ाई करें तो उससे प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं या केमिकल के थ्रू। और आज की डेट में क्योंकि हम लोग जब निराई गुड़ाई की बात करते हैं, लेबर के थ्रू उसको घास को निकालने की बात करते हैं, तो वो एक महंगा एक इंटरकल्चर ऑपरेशन हो गए, क्योंकि लेबर बहुत महंगी हो गई है। और दूसरी बात है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में लेबर की वैसे भी कमी है। परिवार में यंग बच्चे जो हैं वो नीचे प्लेन्स में या नौकरी पेशा लोग हैं, तो इसके लिए फिर हमारे पास साधन रह जाते हैं रासायनिक विधि से कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे अलग अलग फसलों के लिए, तो मैं आपको बताता डॉक्टर जाऊँगा। साहब, रासायनिक विधि पे तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हमारी खेती प्राकृतिक और जैविक की ओर जा रही है। और जब हम रसायन शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन, संशय और जिज्ञासा और एक उत्सुकता बढ़ती जाती है कि एक तरफ तो हम जैविक की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम रसायनों की बात कर रहे हैं। तो रसायनों की बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई हमारे पास लास्ट में कहते हैं कोई चारा ना रह जाए तो फिर तो करना ही पड़े। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इसको आपकी यदि साइंटिफिक हम लैंग्वेज में कहें तो इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट, जिसे बिल्कुल, सांकेतिक खरपतवार नियंत्रण कहते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि यदि सांस्कृतिक विधि को अपना लिया जाए, जैसे आपने निराई गुड़ाई, तो सांस्कृतिक विधि के पहलू यदि किसान बागवानों को, क्योंकि जब जैविक और प्राकृतिक का परिप्रेक्ष्य आता है तो वो इस बात को सारगर्भित करता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जब आपने ये जो हमारे देसी जो पारंपरिक जो तरीके से अगर हमने करना है, तो जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है ये उसका एक अभिन्न अंग है। मैं उस पर आ ही रहा था अभी। तो उसमें पहली बात तो कि जब भी हम लोग बीज का इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरे बीज का इस्तेमाल करें, और हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं। जब भी हम लोग बिजाई करते तो उसमें जो छज जिसको बोलते हैं, उसमें बोलते थे कि बीज को जगा रहे हैं, वो बीज को तो जगा रहे होते थे। साथ में उसमें अगर कहीं हल्के बीज होते हैं, जो खरपतवार इनके बीज हल्के होते हैं, तो वो उससे छानने से थोड़े से निकल जाते थे। तो पहले तो बीज स्वस्थ होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए, जिसमें खरपतवार नहीं चाहिए, और खेत भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। 2-3 हल चले होने चाहिए, ताकि उसमें ऊपर का सीड बैंक, जैसे मैंने बोला, वो जम जाता है, तो आधे बीड्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़, ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिस खेत में ज़्यादा बीड्स हैं, वहाँ अब दलनी फसलें, क्योंकि ये पूरे खेत को छा लेती हैं, तो उस तरीके से। और दूसरी चीज़ है कि पौधों की जो संख्या, पॉपुलेशन, या जो हम लोग स्पेसिंग रखते हैं, तो वो बिल्कुल उचित मात्रा में, जैसे हमें अलग अलग फसलों के लिए बताई जाती है, उसी तरीके से पौधे लगाएं। क्योंकि अगर खेत में हमारे दूर दूर पौधे होंगे तो वहीं से घास निकल आते हैं और वो छा जाते हैं। अगर हमारी फसल भरपूर खेत में है, ज़रूरत के अनुसार पॉपुलेशन है, पौधों की संख्या ठीक है, या ऐसी फसलों का चयन किया है दाल वाली जो पूरे खेत में छा जाती हैं, तो हमारे अगर बीज निकलते भी हैं उनके, तो वो इतने मजबूत नहीं हो पाते हैं। तो ये हमारी पारंपरिक, हमारी कुदरती तौर पे हमारे बुजुर्ग करते थे। और फसल चक्र भी अपनाना है। उससे क्या होता है कि एक फसल में अगर कोई लंबी फसल है, जैसे मक्का लगाया, तो उसमें जो है वो ऐसे बीड्स आते हैं जो नुकीले किस्म के होते हैं। अगर हम दाल वर्गीय लगाएंगे तो उसको ढक लेंगे, तो बारी बारी फसल आपने चेंज करनी है। तीसरी चौथी चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, हम लोग गोबर डालते हैं, तो हम लोग जब भी गोबर डालते हैं तो कच्चा गोबर ना डालें, सड़ा गला डालें, क्योंकि उसमें पशु खाते हैं और उसमें बीज होते हैं खरपतवारों के, तो वो सड़ा गला होगा तो सीड का बैंक नहीं आएगा। और एक और चीज़ है कि बड़ी सारी फसलों को हम लाइन में लगाएं, ताकि मैनेजमेंट में, निराई गुड़ाई में, घास निकालने में आसानी हो। एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, लाइन में करेंगे तो आज की डेट में वीडर्स चल पड़े हुए हैं, पावर वीडर्स हैं, कोनो वीडर्स हैं, उनसे हम लोग खरपतवारों को नाश कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे पारंपरिक और सांस्कृतिक, जिसको आपने बोला निराई गुड़ाई वाला, वो करना है। आपने जो ये सांस्कृतिक, पारंपरिक और बुजुर्गों की बात करी, देखो इसके लिए मुझे एक संस्कृत का श्लोक स्मरण होता है जो इस बात को गर्वित करता है। कहा गया है कि फलम रूपम च सौंदर्यम धान्यम वित्तम तथा कुलम अपि सर्वान परित्यज्य कृषि में समाचरित। जो पुराने बुजुर्ग होते थे, जो पुरानी परंपरा थी, वो धन, धान्य, रूप, सौंदर्य, कुल, इसका ध्यान नहीं रखते थे। वो सभी चीज़ों का परित्यज्य,
त्याग करके कृषि में समाचरित थे, कृषि को ही समृद्ध बनाते थे, कृषि को ही उत्तम मानते थे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि देखो अब पुरानी बात चली पड़ी है, तो बिल्कुल। बोलते कि जैसा आप खाओगे वैसे आपका व्यवहार और वैसा ही जैसा आचरण अन्न वैसा होगा। मन। तो बुजुर्गों का, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, इंसानी के साथ मिलते थे, एक दूसरे के साथ आत्मीयता थी, तो कहीं ना कहीं वो कृषि का योगदान। देखो समाज में हमारे कई पर्व हैं, धार्मिक कई चीज़ें हैं, लेकिन कृषि भी एक हमारी एक ज़िंदगी जीने की एक पद्धति है, और पहाड़ी इलाकों में हमारी एक जीवन शैली है ये, तो वो इसको ध्यान देते थे। और हम लोग ना ये पारंपरिक जो खेती है, या जो हमारी पारंपरिक खेती की जो पद्धतियाँ हैं, विधियाँ, जिससे हम लोग चाहे न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो पोषक तत्वों की बात करें, घास मारने की बात करें, बीमारियों को मारने की बात करें, कीड़ों की मारने की बात, तो कई पारंपरिक विधियाँ हैं और उनका वो इस्तेमाल करते थे। और उसमें क्या होता था कि रसायनों का प्रयोग नहीं होता, नगण्य होता था। तो हमारी मिट्टियाँ भी जो थी उसमें रासायनिक अवशेष नहीं होते थे। जो हम अनाज खाते थे वो भी उन अवशेषों से, रासायनिक अवशेषों से फ्री रहते थे। और नेचुरली जो हमारे फूड चेन में जो चीज़ आएगी वो अच्छा अनाज होगा, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा, तो नेचुरली हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। पर्यावरण, मिट्टी, पानी और जो स्वास्थ्य है, चाहे वो पशुओं का है चाहे वो आदमी का है, वो ठीक रहता था। और एक थोड़े में भी गुजारा करते थे, लेकिन खुशहाली के साथ करते थे। तो ये एक शैली थी पुरानी। कहते हैं ना, अशक्यम ऋते प्रकृति जीवनम, कि क्योंकि प्रकृति के प्रति जो है ना एक आसक्ति होती थी। चाहे आपने कहा ना मृदा स्वस्थ तो अन्न स्वस्थ, अन्न स्वस्थ तो मन स्वस्थ। तो जब इस तरह का अन्न ग्रहण होगा तो सकारात्मकता। बिल्कुल। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि पिछले महीने ही भारत सरकार ने एक खेत बचाओ अभियान चलाया हुआ था। उसमें पूरे देश के जो भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, हमारा जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर जो है, जिसमें हमारा आलू का भी अनुसंधान संस्थान, इसके अलावा 114-15 अनुसंधान संस्थान, विभिन्न फसलों के, पशुओं के, इवन फिशरी के, वो सारे, और इवन वो पेड़ों के, बागवानी के, सब्जियों के, वो सारे इसके ऊपर काम कर रहे थे। इसका मेन विषय था कि हमें खेत को कैसे स्वस्थ रखना है, अपनी मिट्टियों को कैसे स्वस्थ रखना। मिट्टी स्वस्थ रहेगी, हमारे जल के स्रोत भी स्वस्थ रहेंगे, पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, और हमारे पशु धन धान्य जो है वो भी स्वस्थ रहेगा, और अल्टीमेटली देश में एक खुशहाली का माहौल बनेगा। तो इसके ऊपर ही एक हमारा 1 महीने का प्रोग्राम हुआ है, तो जिसमें जो आप सांस्कृतिक, कल्चरल, जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे पोषक तत्व हैं, चाहे वो फसल का प्रबंधन है, पशुओं का प्रबंधन है, इसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा अभियान चला था, और हम लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं पूरे देश में किसानों तक ले जाने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सांकेतिक जो हमारा खरपतवार नियंत्रण है, तो मैं चाहूँगा कि फसल के, क्योंकि जैसे मक्का की बात आती है, धान की बात आती है, सब्जियों की बात आती है, तो इस पर किस तरह से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, इस पर आप बताइए। पहली बात तो है कि हमारा एक और चीज़ जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, जब भी हम फसलों को बेचते हैं, उचित समय, हर फसल के लिए एक उचित समय है, उचित पॉपुलेशन, सीड का रेट है, उसके अनुसार हम लोग उसका इस्तेमाल करें, लाइनों में पौधों को लगाएं। और खरपतवारों की नाशी के लिए एक और चीज़ है कि कुछ एक क्रिटिकल स्टेजेस हैं, जैसे मोटे तौर पे जो बरसात की फसलें, इसमें शुरू के से लेके 45-50 दिन तक पहाड़ी क्षेत्र में ये बिल्कुल वीड फ्री रहने चाहिए, कोई खरपतवार नहीं होने चाहिए। उसके लिए तरीके ये हैं, एक तो जब खेत जोतते हैं आप, उसके तुरंत बाद आप लोग जो है वो, एक तो पॉपुलेशन अच्छी हो, पोषक तत्व अच्छा होगा तो पौधा अच्छा आएगा। उसके अलावा शुरू के जो 20 दिन हैं, 20-25 दिन में पहली गुड़ाई कर दें, ठीक है। फिर दूसरी गुड़ाई जो है वो 40-45 दिन के बाद आती है, वो गुड़ाई करें। उसके अलावा अगर बराइनी खेतों पर, निचले क्षेत्र है, वहाँ पर अगर आप लोग निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जो फसलों के अवशेष होते हैं, जो मेड़ों पे घास आते हैं, वो भी उनका भी आच्छादन कर सकते हैं। उससे क्या होता है हमारा कि जो वीड्स हैं वो नहीं आते हैं और दबे रहते हैं, क्योंकि उनको धूप नहीं मिलेगा, सीड बैंक जो है वो एक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है। निराई गुड़ाई भी करें। उसके अलावा जब आप लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें, तब जाके रासायनिक आप लोग जो खरपतवार में जानबूझ के अभी नहीं आ रहा था उस चीज़ के, क्योंकि आपने शुरू में बोल दिया कि उससे बचना है। लेकिन अगर आपके पास लेबर नहीं है, निराई गुड़ाई के लिए साधन नहीं है, और आपकी कीमती बीज है, आपने दवाइयाँ भी डाली हैं, उसमें दूसरे
आपने पोषक तत्व भी डाले हैं, तो उसका प्रबंधन जरूरी है। डॉक्टर साहब एक बात और जोड़ना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा आपको मैंने बीच में रोका, क्योंकि एक मानसिकता बन चुकी है। कहते हैं ना कि त्वरित इलाज, अब आपने कहा निराई गुड़ाई तो कहीं ना कहीं श्रम लगेगा, तो इससे बचने के लिए, क्योंकि जो केमिकल का स्प्रे है वो ज़रा जल्दी कर देगा, तो मैं चाहूँगा इस मानसिकता से भी कैसे थोड़ा सा जो है आच्छादन हो सके, विच्छेदन हो सके, इस पर भी थोड़ा सा बताएं, ताकि रसायनों का, क्योंकि रसायन तो हमारे पास अंतिम, अगर हमारे पास कोई चारा नहीं तो वो अंतिम जो है उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर थोड़ी सी हम इस मानसिकता को चेंज करें, थोड़ा सा श्रम का प्रयोग करें, जैसे आपने कहा समय पर निराई गुड़ाई कर दी जाए, आच्छादन कर दिया जाए, तो खरपतवार नहीं आएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि उसके लिए जो इंटीग्रेटेड खरपतवार प्रबंधन की जो बात कर रहे हैं एकीकृत का, उसमें सारी चीज़ें हैं। ये रासायनिक खाद्यों, रासायनिक जो भी हमारे खरपतवार नाशी हैं, उनका प्रयोग तब करना है जब आप लोगों को लगता है कि आपके पास लेबर नहीं है, आच्छादन के साधन नहीं है, या फिर जिस फसल को आपने लगाया है वहाँ पर या उस खेत में जो है आप लोगों का खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा आता है। और अमूमन तौर पर क्या होता है कि जो बरसात की फसल है इसमें खरपतवार बहुत आते हैं, और ये कम से कम 45 से 50%, कई फसलों में तो 70 से 80% तक जो है वो नुकसान हो जाता है। तो आज की डेट में क्योंकि लेबर नहीं है हमारे पास, फैमिली लेबर नहीं है, और श्रम नहीं करने चाहते हैं परिवार में लोग, खासकर जो यंग जनरेशन है उसका थोड़ा रुझान कम हुआ है, तो फिर हमारी एक तरह की आप ये समझो कि मजबूरी हो गई है कि हम लोग इन केमिकल्स का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर अनुमोदन में करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा डोजेस, तो अगर उसके अनुसार करते हैं आप लोग तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और एक और चीज़ है कि जो हमारी कीड़े मारने वाली दवाइयाँ या बीमारी खत्म करने वाली दवाइयाँ, उससे इनका प्रकोप, जो इनके केमिकल्स हैं, ये टूट जाते हैं पौधों के अंदर, क्योंकि शुरू में करते हैं हम लोग और 3 महीने के बाद फसल तैयार होती है, तो लगभग पौधे और मिट्टी के अंदर जो है ये खरपतवार नाशी केमिकल जो हैं ये जीवाणुओं के द्वारा या धूप के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा ये तोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग मक्का की बात करें तो मक्का में हम लोग एट्राजीन करते हैं, और शुरू में अगर बीघा पर बीघा की बात करें तो हमें एट्राजीन जो है वो 140 से 150 ग्राम, और बड़ी भारी मिट्टी है तो 160 ग्राम जो है वो जो एट्राजीन 50 WP एक केमिकल आता है, वो प्रति बीघा हम लोग 60 लीटर पानी में डाल के जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जैसे मक्का लगाते हैं हम लोग तो उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग इसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि खरपतवारों का हमारा नाश हो जाता है। वहीं अगर हम लोग इसकी इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं सोयाबीन के साथ तो केमिकल चेंज हो जाता है, और अगर हम लोग फ्रेंच बीन या सोयाबीन लगाते हैं तो लाइनों के बीच में थोड़ा गैप होता है तो उसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो वैसे खरपतवार जो हैं वो कम निकलते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ ज़्यादा प्रकोप है तो वहाँ पर एक पेंडिमेथिलिन नाम की दवाई आती है, उसका हम लोग जो है 240 ml से लेके 260 ml तक जो है वो प्रति बीघा के हिसाब से 60 लीटर पानी में डाल के, और बिजाई के बाद 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग जो है पीछे की तरफ आते हैं, क्योंकि इसमें तेलीय फिल्म बनती है, तो इस केमिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, और ये 27-28 दिन तक जो है वो वीड्स को नहीं आने देता है, तो उससे हमारी फैमिली लिबर बन जाती है। उसके बाद भी अगर थोड़े बहुत फ्लशेज आते हैं तो हाथ से निकाल दें या निराई गुड़ाई करते हैं, तो एक ही करीब में हम लोग बच सकते हैं। वैसे धान में प्रेटाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है, पेंडिमेथिलिन भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों की बात करते हैं तो दालों में, बिल्कुल सर, दालों में भी सर एक पेंडिमेथिलिन जो मैंने बताई वो दवाई हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग जैसे दालों में राजमाश है, रौंगी है, लोबिया है, इवन मटर है, उर्द है, मूंग है, जब हम लोग ये फसलें लगाते हैं तब हमें इस दवाई को लेना है। कोई 250 ml लगता है दालों में, और ये 60 लीटर पानी में मिला के 2 दिन के अंदर अंदर पीछे की तरफ आते हुए स्प्रे करनी है। फिर हमें खेत में नहीं घुसना है, क्योंकि इसमें फिल्म बनती है, वो टूट जाती है और चकत्तों में घास निकल आता है, तो ऐसे कर सकते हैं। इसमें भी ये है कि अगर कोई किसान छूट गया हो कि मैंने निराई गुड़ाई करनी है और मैंने ये केमिकल नहीं छिड़का, मेरा क्या होगा, अगर कोई किसान छूट गया इसको स्प्रे करने से तो निराई गुड़ाई कर ले, फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, तो 20-25 दिन में एक इमेजथाफायर नाम की दवाई आती है, तो वो हमारा हार्डली, वो अगर सोयाबीन की बात करें तो 80 मिलीलीटर लगती है प्रति बीघा, और अगर छोटे दाने और राजमाश में लगभग इतनी लगती है, और अगर हम लोग उर्द बीन और मूंग बीन की बात करें तो उसमें 60 ml 60 लीटर पानी में डाल के हम लोग 20-25 दिन की जब फसल हो जाती तो उस पर घास और फसल के ऊपर आप स्प्रे करें। आपकी दालों को कोई नुकसान नहीं होगा, और इसमें जितने भी आप लोगों के
खरपतवार हैं, खासकर चौड़ी पत्ती वाले, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों का कम लेबर में जो है वो आपकी मैनेजमेंट हो जाती है। तो इस तरह के केमिकल्स हैं, पर ये बात है कि जितना अनुमोदन बताया गया उतना ही डालना है। अगर कम डालोगे तो आपके घास बच जाएंगे और उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है। फिर वो अगले साल जब करोगे आप, तो वो जो सीड बैंक उनसे तैयार होगा वो मरेंगे नहीं। और अगर कहने का मतलब है कि जो अनुमोदित, बिल्कुल विशेषज्ञों द्वारा जो अनुमोदित है उसी मात्रा में डालें, ना बहुतायत में और ना ही कमी में। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय का अभाव है और कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को बागवानी राज्य के रूप में जाना जाता है, तो बागवानों के लिए, क्योंकि सेब राज्य है, वहाँ खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बिल्कुल घासनी और खरपतवार वहाँ एक तो ये चीज़ कि अगर चौड़ी पत्ती वाला कहीं भी है तो इसके 2,4-D सोडियम करके एक केमिकल आता, पाउडर आता है। तो उसका जो है हम लोग लगभग 100 से लेके 120 ग्राम तक जो है वो 60 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्टेड स्प्रे जहाँ जहाँ चकतों में घास होता है या बगीचे में वो कर सकते हैं। और अगर झाड़ी नुमा हमारे पास घास हैं, जैसे पंचफुल्ली है, कांग्रेस ग्रास है, या बिच्छू बूटी होती है, या एक काली बूटी होती है, तो वो इस तरह के अगर घास हैं, या फिर कई जगह आप लोगों का करौंदा होता है, जंगली करौंदा होता है, या जंगली गुलाब होता है, इस तरह के घास आए तो हम लोग ग्लाइफोसेट, ग्लाइसल कताड़ी सॉल्युबल लिक्विड होता है 41%, उसको यूज़ कर सकते हैं। वो 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के उसको स्प्रे कर सकते हैं। और वो एक और चीज़ उसमें देखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी झाड़ी काटनी पड़ती हैं वो, क्योंकि जड़ें गरी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा 10-15 सेंटीमीटर तक का उसमें टहनियाँ निकलाएँ तो स्प्रे करिए उस पर। जब आप स्प्रे करेंगे तो लगभग 70-80% वो झाड़ियाँ बगीचों में या घासनी में वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर अगले साल फिर आपने उनको थोड़ा सा काटना है और थोड़ा ग्रोथ होने देनी है। फिर उसमें उतने ही 4-5 ml जो है वो ग्लाइफोसेट मिला के फिर स्प्रे करना है, डायरेक्ट स्प्रे करना है जो फ्लैट नोजल से। विषय असीमित है, चर्चा के लिए प्रश्न जिज्ञासा बहुत है, लेकिन समय जो है इजाज़त नहीं दे रहा है। डॉक्टर अनिल चौधरी जी, आप अपना इतना कीमती समय दे करके आपने यहाँ पर अपने विचारों को रखा, और हम अपेक्षा करते हैं कि आपके द्वारा जो ये जानकारी हमारे किसान बागवानों को दी गई, अवश्य ही उनके लिए ये लाभप्रद होगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।